This video lecture will going to be about the tissue biochemistry और जो भी ह्यूमन टिश्यूज़ हैं और वो किस तरह से उनके जो टिश्यू है उनकी उसकी कंपोजिशन क्या होती है और किस तरह का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो किस तरह का होता है। सो ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। Now we will move on to the composition of a tissue. ह्यूमन बॉडी का जो भी टिश्यू होता है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, हर एक के कुछ सेल्स होंगे और उसके अलावा कुछ उसका सेल के आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा जिससे वो टिश्यू बनेगा। सो सेल्स तो टिश्यू टू टिश्यू स्पेसिफिक ही होंगे और सेम होंगे, और जिस तरह से लिवर है उसके अपने सेल्स होंगे हेपेटोसाइट, जो न्यूरॉन है वो ब्रेन के सेल्स होंगे, इसी तरह जो हार्ट है उसके अपने सेल्स होंगे, स्केलेटल मसल्स हैं उनके अपने सेल्स होते हैं। सो इसी तरह से सेल्स तो सबके अपने अपने होंगे। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो कि हर सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं। तो हम यहाँ से लेटर ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिटेल्स देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज अ जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस composed of tissue fluid fibers and ground substance। जो सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो टिश्यू फ्लूइड होगा जो कि जो ब्लड से जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे निकलकर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें आता है, वो जो है टिश्यू फ्लूइड है वो प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है फाइबर्स। ये नज़र आ रहे होंगे जिस तरह से ये फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, और उसके अलावा जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है। यानी ये जो कोलेजन, ये जो फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा जो ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं वो प्रेजेंट होंगी। सो आगे चल के हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसका फंक्शन क्या है और उसके कंपोनेंट्स की डिटेल्स भी देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है दैट इज़ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और उसके अंदर क्या होता है, जिस तरह से एक आइस क्यूब ट्रे होती है, वो उसके अंदर अगर आप वाटर ऐड करें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आइस क्यूब ट्रे है दैट एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर द आइस क्यूब्स। तो उनको वो स्पेस प्रोवाइड करती है, वो होल्ड प्रोवाइड करती है ताकि जो है वो आइस में कन्वर्ट हो सके। इस तरह से सेम इसी तरह जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो सेल को भी वो स्पेस प्रोवाइड करती है कि वहाँ पर वो ग्रो भी कर सकें और उनकी सेल की जो शेप भी मेंटेन हो और वो मिलकर टिश्यू बनाएं। प्रोवाइडिंग अ स्कैफोल्ड फॉर सेल्स टू अटैच टू एंड टू मेंटेन अ टिश्यू शेप। दूसरी चीज़ आ जाती है सेल सिग्नलिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो सेल्स, काफ़ी सारी सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ज़ाहिरा एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या करता है कि वो एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है। उसके अंदर क्या होता है, वो डिफरेंट सिग्नल्स हो सकते हैं कि किस तरह से बिहेव करना है। तो इस तरह से इट mediating the communication between cells by interacting with cell receptors influencing the cell behavior। अगली चीज़ आ जाती है सेल माइग्रेशन गाइडेंस। अब जब सेल को मूव करना होता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, जिस तरह से मैक्रोफेजेस मूव करते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ये माइग्रेशन के लिए भी पाथवेज प्रोवाइड करता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर सकें। डायरेक्टिंग सेल मूवमेंट विद इन अ टिश्यू बाय प्रोवाइडिंग पाथवेज। नेक्स्ट क्या है, टिश्यू डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन, playing a crucial role in embryonic development and wound healing by regulating cell proliferation and differentiation। So extracellular matrix जो है वो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, जिस तरह से एक जायगोट से पूरा बॉडी बनती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये इन्वॉल्व होता है सेल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन क्या होता है, जब एक सेल दो में डिवाइड होता है या मल्टीपल डिवीजन होती है उसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। और जो सेल डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में मल्टीपल, ज़ाहिर है हेयर के अपने सेल हैं, आइज़ के अपने हैं, सो हार्ट के अपने होंगे,
सो ये सेल्स हैं, उनके अपने अपने काम हैं। सो जो जाइगोट होता है, वहाँ से जब ह्यूमन बॉडी एक डिफ्रेंशिएट होती है, पूरी बनती है, तो उसमें क्या होता है, हर सेल को अपना काम दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। इसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। सो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन में भी इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा मेंटेनिंग द टिश्यू होम्योस्टेसिस। तो इसमें ये है कि कब किस टिश्यू को डिग्रेड होना है, कब ग्रो करना है। तो इस चीज़ में भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है इसमें भी इन्वॉल्व होता है। रेगुलेटिंग द बैलेंस बिटवीन सेल ग्रोथ एंड डिग्रेडेशन विद इन अ टिश्यू। नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज़ उसमें आ जाती है कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, फाइबर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस है। अब फाइबर्स में क्या चीज़ें आती हैं और ग्राउंड सब्सटेंस में क्या चीज़ आती है। फाइबर्स में आ जाते हैं दो टाइप, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकती हैं और इसके अलावा एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती हैं। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उसमें आ जाता है कोलेजन और इलास्टिन, जिनकी अब हम डिटेल्स भी देखेंगे। जो एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जिनके अंदर 5% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट है, उनमें आ जाती हैं फाइब्रोनेक्टिन एंड लेमिनिन एंड इंटेग्रिन। फाइब्रोनेक्टिन एंड लेमिनिन जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और इंटेग्रिन जो है वो किसी भी जो सेल है उसके अंदर एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें क्या आ जाती है, ग्राउंड सब्सटेंस में प्रोटियोग्लाइकेन आ जाते हैं, जिनके अंदर 90% कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है। और जो प्रोटियोग्लाइकेन है, एज द नेम इंडिकेट, ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलकर बनता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी 90% कंपोनेंट है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये भी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है, बट इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी 5% जो है वो कंटेंट है। सो जो चीज़ बाद में आ रही है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा होगी और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। सो प्रोटीग्लाइकेन की टाइप्स क्या हैं, एग्रीकैन है जिसको हाइलोरॉनिक एसिड भी कहते हैं, परलेकैन है जिसे कॉन्ड्राइटन सल्फेट कंटेनिंग जो होंगे, सिंडिकैन है जिनमें डर्मेटन सल्फेट होंगे, सरग्लाइसिन, डेकोरिन और फाइब्रोमोड्यूलिन। ये टाइप्स हैं इनकी फर्दर, और हम आगे चलकर इन सब कंपोनेंट्स की डिटेल देखेंगे। सो कोलेजन जो है, कोलेजन को अब हम सबसे पहले देखते हैं। कोलेजन क्या है, इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, और हर टिश्यू में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होगी, बोन्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी। इस तरह से और भी बॉडी के जितने टिश्यूज़ हैं उनमें कोलेजन प्रेजेंट होगी। इन सम टिश्यूज़ कोलेजन फाउंड एज अ जेल that serves to strengthen the structure as in the extracellular matrix of eyes and tendons. So जेल फॉर्म में दो चीज़ों में प्रेजेंट होगा, जिस तरह से आइज एंड टेंडन्स में, और यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ करेगा। उसके अलावा कोलेजन जो बोन में हो अगर प्रेजेंट हो तो इट विल रेजिस्ट द मैकेनिकल शेयर फ्रॉम एनी डायरेक्शन। सो कोलेजन बोन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सो किसी तरह की जो मैकेनिकल फोर्स होती है उससे जो है प्रिवेंट करता है और बोन को स्ट्रेंथ देता है, ताकि वो हर तरह की जो फोर्स है उसको एक लिमिट तक उसको बर्दाश्त कर सके। कोलेजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 पॉलीपेप्टाइड्स कॉल्ड अल्फा चेन। सो 3 अल्फा चेन्स होंगी जिनसे मिलकर कोलेजन बनेगा, विच रैप अराउंड ईच अदर इन अ ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मिंग अ रोप लाइक स्ट्रक्चर। तो 3 चेन अल्फा चेन होंगी, मिलकर क्या बनाएंगी, कोलेजन का जो कोलेजन फॉर्मेशन करेंगी। द 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इमेज इज शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। 3 अल्फा चेन्स जो हैं वो जब मिलती हैं तो ये एक बनाती हैं कोलेजन का मॉलिक्यूल जो कि ट्रिपल हेलिक्स होता है। सो ये जब ट्रिपल हेलिक्स हैं ये आपस में क्रॉस लिंकिंग करते हैं अपने ही जैसे ट्रिपल हेलिक्सेस से, और ये बना देते हैं कोलेजन का फिब्रिल। अब ये जो कोलेजन फिब्रिल है ये फिर कंबाइन होते हैं और बाकी कोलेजन फिब्रिल्स से क्रॉस लिंकिंग कर कर कोलेजन फाइबर बनाते हैं, और जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। दिस इमेज इज शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन, जिसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ होती है दैट इज़ द अल्फ़ा चेन, जो कि हमारे पास एज अ प्रिकर्सर प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे कैसे एक अल्फ़ा चेन से कोलेजन का सारा मॉलिक्यूल या कोलेजन का फाइबर बनता है। अब इसके अंदर जो अल्फ़ा चेन है ये हमारे पास आती है, और इसके जो एक साइड पे अटैच होता है सिग्नल पेप्टाइड, दूसरी साइड पे अटैच होता है अमीनो टर्मिनल। अब और उसका नाम है प्री प्रो कोलेजन,
और ये जो प्रो कोलेजन है इसका नाम है और इसके साथ दो चीज़ें हैं, दैट इज़ सिग्नल पेप्टाइड एंड अमीनो टर्मिनल। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि ये जो प्रो कोलेजन है इसको ट्रीट किया जाता है इस तरह से कि जो इसका सिग्नल पेप्टाइड है इसको रिमूव कर दिया जाता है। जब सिग्नल पेप्टाइड रिमूव हो जाएगा तो पीछे जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और इस तरह से ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा आफ्टर रिमूविंग द सिग्नल पेप्टाइड जिसकी एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी साइड पे एमिनो टर्मिनल होगा और इसका नाम क्या होगा, प्रो कोलेजन। सो सिग्नल पेप्टाइड इज रिमूव रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रो कोलेजन विद कार्बोक्सी टर्मिनल एंड एमिनो टर्मिनल। फिर हमारे पास क्या है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास तो बन गई है एक प्रोटीन बन चुकी है दैट इज़ प्रो कोलेजन। अब ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होती है कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर अमीनो एसिड की चेन्स मिलकर एक प्रोटीन बनाती हैं, जब वो प्रोटीन बन जाती है तो उनको बाद में मॉडिफाई किया जाता है, उसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन in the form of hydroxylation, glycosylation formation of disulfide linkages and formation of ट्रोपोकोलेजन। अब इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में। पहली चीज़ है हाइड्रोक्सिलेशन। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि जो हाइड्रोक्सिलेशन होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है दैट इज़ ग्लाइकोसाइलेशन, और यानी इसके साथ क्या ऐड किया जाता है, जो ग्लूकोज ग्रुप है वो अटैच किया जाता है और उसकी क्या होती है, कुछ डाइसल्फाइड लिंकेज हैं वो बनती हैं। अब ये जो हमारे पास प्रो कोलेजन थी, अब ये जब अपने ही जैसे प्रो कोलेजन है उनके साथ ये डाइसल्फाइड लिंकेज बनाता है तो ये एक ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे ये तीन चेन्स हैं जिसके साथ यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज शो हो रहा है, यहाँ पे ये जो ग्लाइकोसाइलेशन हुई हुई है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हुई हुई है, तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बन गया दैट इज़ ट्रोपोकोलेजन। सो ये था प्री प्रोकोलेजन, ये हो गया प्रोकोलेजन, ये हमारे पास हो गया ट्रोपोकोलेजन। अब हम देखते हैं कि जो ट्रोपोकोलेजन है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसके जो अमीनो टर्मिनल है और ये जो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है इसको रिमूव किया जाएगा। सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो टर्मिनल जो पार्ट हमारे पास बच जाएगा दैट इज़ ये रेड पार्ट है और इसको कहेंगे हम कि बन चुका है एक ट्रिपल हेलिक्स। और इसके अंदर क्या होगा कि ये अब अपने ही जैसे जो ट्रिपल हेलिसेस हैं उनको देखेगा और उनके साथ क्या करेगा, क्रॉस लिंक्स बनाएगा। यहाँ पर ये क्रॉस लिंक्स शो हो रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, ये ट्रिपल हेलिक्स ये और ये काफ़ी सारे ट्रिपल हेलिक्स मिलकर क्रॉस लिंकिंग बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कोलेजन फिब्रिल बन जाएगा। अब ये फिर कोलेजन फिब्रिल अपने ही जैसे फिब्रिल से क्रॉस लिंकिंग करेगा तो बना जाएगा कोलेजन फाइबर। क्लीवेज ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सी टर्मिनल फॉर्म कोलेजन, फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन क्रॉस लिंक्स। अब हमने कोलेजन तो देख लिया। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है हमारे पास है वो है इलास्टिन। और इलास्टिन में ये है कि इलास्टिन इज़ अ प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी टू टिश्यूज़। एज द नेम इंडिकेट्स ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा उन टिश्यूज़ को जिनको ज़रूरत है। अब किन टिश्यूज़ को ज़रूरत है, वो है उनमें आ जाते हैं लंग्स। एज वी नो कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है उसमें टिश्यू को एक्सपैंड भी करना पड़ता है, रिलैक्स भी करना पड़ता है। सो लंग्स में ये जो इलास्टिन होगा काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इस तरह जो ब्लड वेसल्स होती हैं ड्यू टू ब्लड प्रेशर वेरिएशंस उनको भी डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है इलास्टिन। उसके अलावा जो लिगामेंट्स होते हैं हमारे पास जो बोन को मसल से जॉइन करते हैं उनको भी स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इलास्टिक फाइबर्स फॉर्म अ नेटवर्क एंड कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ रबर बैंड। they are made up of protein elastin and they retain their original shape and size once the force is removed। जो एक दफ़ा फोर्स हम जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वहाँ उनसे रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। सो हेयर वी कैन सी कि यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है और यहाँ पे दोबारा से रिलैक्स हो रहा है। नेक्स्ट प्रोटीन इज़ द इंटेग्रिन। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है और इसको कहते हैं ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है ये जो सेल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ से ये गुजरती है और इस तरह से ये प्रेजेंट होती है कि इसकी ये जो एक साइड होती है वो बाहर की तरफ होती है और एक साइड जो है सेल के अंदर की तरफ फेस कर रही होती है।
सो इसका मतलब है कि ये जो इसका इंट्रासेलुलर पार्ट है ये साइटोस्केलेटन से कनेक्ट होगा, और ये बाहर वाला पार्ट है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट होगा। सो इस तरह से ये एक ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड करती है जो कि सेल को अंदर से और सेल को बाहर से कनेक्ट कर रही होती है। ग्रुप ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स लिंक द साइटोस्केलेटन, जो कि सेल के अंदर होगा, टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड द इंट्राग्रीन्स कंटेन फाइब्रोनेक्टिन रिसेप्टर इनसाइड एंड आउटसाइड डोमेन। अब ये जो इसकी यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम अभी आगे चल के देखते हैं। Now we'll see what the fibronectin is. फाइब्रोनेक्टिन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये सेल को एडहेजन एंड माइग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड इट प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब ये किस तरह से वो कनेक्शन प्रोवाइड करती है, किस तरह से एडहेजन माइग्रेशन प्रोवाइड करती है, हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो सिजर लाइक स्ट्रक्चर है ये फाइब्रोनेक्टिन को शो कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। अब वी कैन सी कि इसने एक साइड से कोलेजन से बाइंडिंग की हुई है और दूसरी साइड से इंटेग्रिन से बाइंडिंग की हुई है। अब इस तरह से ये एडहेजन प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इंटेग्रिन और कोलेजन को बाइंडिंग इस तरह से कर रहा है कि वो इन दोनों को सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड कर रहा है कि वो इससे मूव होने से बचाएगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सम टाइम जब कैंसर में फाइब्रोनेक्टिन लॉस हो जाता है, जब ये फाइब्रोनेक्टिन लॉस होगा तो जो एडहेजन होती है वो भी इस तरह से लॉस हो जाती है कि जो सेल होता है वो मूव कर जाता है फ्रॉम द एरिया टू अनदर प्लेस। तो उससे ये होता है कि यहाँ से हमें फाइब्रोनेक्टिन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है कि ये एडहेजन और माइग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा एक कनेक्शन भी हम देख सकते हैं कि जो इंटेग्रिन है इसकी जो कनेक्शन है वो इंट्रासेलुलर भी है। तो इस तरह से ये इनडायरेक्टली इंटेग्रिन के साथ बाइंड कर रहा है, तो फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी ये सारा जो कनेक्शन है ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोवाइड हो रहा है। इन ट्यूमर सेल्स लॉस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन रिजल्ट इन मेटास्टेसिस। नेक्स्ट इज लेमिनिन। लेमिनिन एज वी कैन सी कि इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ये लेमिनिन नज़र आ रहा है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है। जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पर जो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वहाँ से क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, यानी जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर ही रह जाते हैं, और जो जिन चीज़ों को फ़िल्टर करना होता है वो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कैसे इन्वॉल्व है कि ये चार्ज सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और कुछ चीज़ों को लाइक जाने देगा, और ड्यू टू इट्स चार्ज ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं उनको होल्ड कर लेगा, सो उनको मूव आउट नहीं होने देगा। सो इंजरी टू बेसमेंट मेम्ब्रेन रिजल्ट इन इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। सो जब बेसमेंट मेम्ब्रेन को इंजरी हो जाएगी तो वो लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन जो हैं वो इस तरह से मूव आउट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज़ गैग्स। गैग्स क्या होते हैं? अब ये ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। इनके इम्पोर्टेंस क्या है कि गैग्स जो हैं वो लीनियर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स। अब यहाँ पर ये गैग्स हैं किस तरह से कि यहाँ पर एक ये कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा ये है, इसका नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड, इसका नाम है एन एसिटाइल डी गैलेक्टोजामीन। अब ये जो दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये जब मिलेंगे और क्रॉस लिंक बनाएंगे, इन्हीं जैसे जब दो और आएंगे तो एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। एज यू कैन सी यहाँ पर ये शो हो रहा है कि यहाँ से भी चेन कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रही है। ये क्या बना देंगे, लॉन्ग लीनियर पॉलीसेकेराइड बना देंगे। इससे कहेंगे गैग्स। ये एक गैग्स है जो कि कॉन्ड्राइटन सल्फेट कंटेनिंग गैग कह सकते हैं इसको। ये डरमेटन सल्फेट कंटेनिंग गैग हो सकता है, ये हेपरिन सल्फेट हो सकता है। हम यहाँ से इसकी मैं आपको यहाँ से ये शो कर सकती हूँ कि यहाँ पर ये एक यहाँ पर भी चेन कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पर भी चेन कंटिन्यू हो रही है, बट ये शो नहीं हो रही।
ड्यू टू लाइक इमेज यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि ये जो चेन है ये कंटिन्यू हो रही है। सो गैग्स आर हाईली नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये जो गैग्स हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इनके नेगेटिव चार्ज का फ़ायदा ये होता है कि ये जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे वहाँ पर ये सोडियम जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब ये अट्रैक्ट होंगे तो जहाँ पे सोडियम आएगा फिर वहाँ पे वाटर भी आ जाएगा नेचुरली। तो उससे क्या होगा कि जो उस एरिया में या उस टिश्यू में वाटर आ जाएगा तो वो हाइड्रेट हो जाएगा वो टिश्यू। सो इन डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो गैग्स हैं वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। नेक्स्ट जो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास जो आ रहा है वो है प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन क्या होते हैं? प्रोटियोग्लाइकेन बनता है गैग से। अब यहाँ पर ये गैग्स हैं और यहाँ पे शो है ये भी एक चेन होगी गैग की। और ये कुछ भी हो सकता है, ये कॉन्ड्राइटन सल्फेट भी हो सकता है, और दूसरी एक ये चेन भी है, ये कुछ भी हो सकता है, डर्मेटन सल्फेट होता है, डिपेंड करता है टिश्यू के कि वो कौन सा हमारे पास गैग है। अब ये जो गैग है ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। गैग्स हमने पढ़ लिए तो हम देख ये जो कोर प्रोटीन है, जब गैग्स इनके साथ आकर बाइंड करेंगे, ये भी प्रोटीन के यहाँ पर आके जब गैग्स बाइंड करेंगे तो ये क्या बना देंगे? प्रोटियोग्लाइकेन। यानी ग्लाइकेन आ जाएगा गैग से, और जो प्रोटियो है उसमें क्या आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगी, और वो प्रोटीन कौन सी होगी? दैट विल बी ये कोर प्रोटीन। सो टुगेदर दे विल मेक द प्रोटियोग्लाइकेन। तो हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वाटर भी यहाँ पे ट्रैप हुआ हुआ है। ये किस वजह से है? ड्यू टू गैग्स जिन पे नेगेटिव चार्ज था, उस वजह से यहाँ पर ये वाटर भी ट्रैप होगा, सो टिश्यू को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। Proteoglycan have a net negative charge that attract positively charged sodium ions, which attract the water molecule through osmosis, keeping the ECM and resident cell hydrated. अब उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे शो हो रही है कि ये जो प्रोटियोग्लाइकेन है ये एक और चीज़ के साथ भी अटैच है, दैट इज़ हाइलोरोनिक एसिड। सो हाइलोरोनिक एसिड का फंक्शन ये है कि इसके साथ बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकेन अटैच होकर ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर। So hyaluronic acid क्या है? Act as a central chain to which many proteoglycan molecules attach, forming large aggregates that contribute to the matrix structure and function. So ये matrix को structure and function provide करेगा। उसके अलावा these molecules work together to maintain tissue hydration, resilience and resistance to compression. And thanks for listening.